हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर माय प्लेटफॉर्म की इस गुफ्तगू में आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर साकेत माथुर फिर आपका स्वागत करता है। हम जैसा अपन सब जानते हैं कि लॉकडाउन सीरीज में माय प्लेटफॉर्म की एक पहल है जिसको हमने नाम दिया है गुफ्तगू, जिसमें हम कुछ चर्चा करते हैं, कुछ कला से जुड़े पहलुओं पे हमारी डिस्कशंस होती हैं और उन डिस्कशंस में हम कुछ मेहमानों को, कुछ हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को इस शो पे लाते हैं, जो कि इस लाइव सेशन में सभी कला प्रेमियों के सामने उनसे रूबरू होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हम उनकी जो कला है उस कला का कुछ यहाँ प्रदर्शन भी करते हैं और आपके प्रश्न उत्तर भी लेते हैं, जिसमें आप कुछ पूछते हैं, हम उसमें आपको कुछ जवाब देते हैं। जो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए होते हैं वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो इसी कड़ी में ये हमारा कुछ पांचवा छठा संस्करण है जो चल रहा है। और मैं आपको आज के इस संस्करण में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूं। आज के संस्करण में हमने इसको दो भागों में बांटा है। इसमें आधे में शुरू में हमारे साथ पहले सत्र में रहेंगे शरद भारद्वाज जी, जो एक पेंटर हैं, जिनको ब्लू पेंटर के नाम से जाना जाता है। मैं भी उनसे विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको पहले अपने इस पूरे सत्र की एक समीक्षा करके बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है। उसके बाद आधे घंटे के सत्र के बाद हमारे साथ आएंगे 19 साल के दो जुड़वा युवा, जो कि मोटिवेशन पे बात करते हैं, जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, बहुत यंग, और पिछले कुछ समय से यहाँ पे कई कार्यक्रम कर चुके हैं और एक ऐसे एरिया को एड्रेस करते हैं। उनसे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे इस एक घंटे के सत्र में मैंने हमारे जयपुर के विधायक, हवा महल क्षेत्र के विधायक डॉक्टर महेश जोशी, जो अभी राजस्थान राज्य सरकार में मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे हैं, उनसे भी निवेदन किया, क्योंकि एक परंपरा है इस गुफ्तगू में। हम इस बात का प्रयास करते हैं कि हम इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग ऐसे कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, जो फ्रंट एंड के वॉरियर्स हैं, हम उन वॉरियर्स को भी धन्यवाद दे पाए और उनसे भी कुछ चर्चा कर पाए। तो मैंने निवेदन किया डॉक्टर महेश जोशी जी से कि हम कला के प्रेमी कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ समय से, और मैं चाहूंगा कि आप उसमें थोड़ी देर के लिए शामिल हों, उपस्थित हों और हमारे उन कला प्रेमियों से रूबरू हों और अपना कोई मैसेज, अपना कोई संदेश दें, और हम सब आपका धन्यवाद दें कि इस महामारी के साथ जो भीषण लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में आप लोग आगे होकर के, काफी सरकार हमको मदद कर रही है, एक फ्रंट वॉरियर्स की हैसियत से आप काफी कुछ चीजों को संभाल के बैठे। तो हमारे साथ कुछ 5 7 10 मिनट के बीच में, 10 मिनट के लिए हमारे साथ महेश जोशी जी भी जुड़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करीब करीब एक साल पहले इस मई के महीने में ही हमने इस माय प्लेटफॉर्म नाम के इस मंच को का उद्भव हुआ था। ये हमने इसको स्टार्ट किया था और इसको मेरे साथ वीणा मोदानी जी इसमें मेरे साथ जुड़ी हुई थी, और हमने मेंटर की हैसियत से, मेंटर के तरीके से हमने इसमें उन कला के प्रेमियों को, जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनली उस कला को परस्यू कर रहे हो, लेकिन यदि वो कला से जुड़े हैं, कला से प्यार करते हैं और कुछ ना कुछ उनके अंदर टैलेंट है और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये मंच उनको कुछ चीजों से, कुछ विधाओं से रूबरू कराएगा, कुछ वर्कशॉप्स करेगा, कुछ चैट शोज करेगा, कुछ सिंपोजियम करेगा, जिसकी मदद से उन्हें एक एक्सपोजर मिले। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने ये किया था। वीणा जी अभी किन्हीं दूसरी एक्टिविटीज के अंदर अभी इन्वॉल्व है, इसलिए ये कुछ लॉकडाउन की सीरीज के अंदर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो इसी सोच के साथ हम इस सब चीजों का संचालन कर रहे हैं, और हमारे साथ, क्योंकि ये मंच हमारा है, हम सब समान रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं। ये मेरा भी मंच है, ये आपका भी मंच है, ये शरद जी जो बैठे हैं हमारे साथ आज, इनका भी ये मंच है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यहाँ पर कोई मेहमान नहीं है और यहाँ पर कोई मेजबान, यहाँ पर हम सब संचालक हैं। तो आज के इस शो में जो जिनको मैं अभी थोड़ी देर पहले मेहमान बोल के मिला रहा था, उनको मैं कहूंगा कि ये मेहमान नहीं, ये हमारे मेजबान है, आज के शो के संचालक हैं, और जिनका नाम है शरद भारद्वाज। ये शरद भारद्वाज एक पेंटर हैं, इनको ब्लू पेंटर के नाम से जाना जाता है, और ये उदयपुर में निवास करते हैं, और ये लिम्का बुक में लिस्ट हो चुके हैं और इनको अनेकों अवार्ड मिल चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं शरद भारद्वाज जी का। शरद जी, स्वागत है आपका अपने इस शो पे। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग जयपुर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। जी,
तो शरद जी अपन अभी आगे चर्चा करते हैं। तो मैं छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन आप ही की जुबान में चाहता हूं अपने मेरे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल। बेसिकली मेरा नाम शरद भारद्वाज है। आर्ट फील्ड के अंदर काफी लोग मेरे को एज ए ब्लू पेंटर जानते हैं। उसका पीछे कारण यह है कि बचपन में जो एक कपड़े धोने वाली जो नील होती थी, मैं उससे काफी खेलता था। घर घर के अंदर जो नील होती थी, तो मैं उससे कई सारी आकृतियां बनाता था, कई सारी पेंटिंग्स बना लेता था, क्योंकि वो एक इजी गोइंग कलर था। जो ज्यादा एक्सपेंसिव कलर्स उस समय मेरे पेरेंट्स मेरे को दिला नहीं सकते थे। तो उनसे खेलते खेलते जब मैं बड़ा हुआ, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में मेरी 4 साल पढ़ाई हुई। फिर बेंगलोर चित्रकला परिषद में मेरी पढ़ाई हुई। और ऐसे करते करते जब बहुत सारी सीरीज पेंटिंग्स और काफी सारा आर्ट वर्क्स मेरे आर्ट वर्ल्ड में आए, तो आज 10-15 ईयर्स में एज ए ब्लू पेंटर निक नेम मेरे को आर्ट फील्ड ने दिया, जो कि एक मेरे लिए एक अपने आप में एक आइडेंटिटी हो गया कि अभी कहीं भी कोई आर्ट गैलरीज में ब्लू कलर्स की कोई पेंटिंग लगी होती है, तो लोग इजीली मेरे को याद करते हैं या फेम के रूप में मुझे देखते हैं। तो एज ए मेरा जर्नी रहा। और इसके बीच में बहुत सारी एग्जीबिशंस, अनेकों इंटरनेशनल प्रदर्शनियां, म्यूजियम्स, कलेक्शंस, बहुत सारी चीजें हुई। तो ये इन सब चीजों ने मेरे को एक ब्लू पेंटर के रूप में पहचान दिलाई। बहुत बढ़िया, Yes. बहुत बढ़िया। तो ब्लू पेंटर जो है वो सिर्फ आपको एक तरह से एक उपाधि के रूप में या एक अपन बोले कि निक नेम जिसको बोलते हैं, उस निक नेम के रूप में बिल्कुल। है। इसका ये जैसे कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। ये जैसे एक आज उपाधि उस। हाँ जी। हाँ नहीं, मेरा यहाँ प्रश्न दूसरा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाँ पेंटिंग और इसके बारे में समझता नहीं हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा था बिल्कुल। कि ब्लू पेंटर का मतलब ये कोई पेंटिंग की कोई एक विधा या कोई एक टेक्निक नहीं है। ये नहीं नहीं आप नहीं क्योंकि नहीं, ये ब्लू से खेलते हो, यस यस। आप जैसे क्योंकि ब्लू से जैसे खेलते हो इसलिए आपको। जैसे शाहरुख जी खान जी को बादशाह कहा जाता है, जैसे बिग बी अमिताभ बच्चन जी को कहा जाता है, जबकि वो एक हाँ हाँ पर्टिकुलर कोई एक नाम नहीं है, बट एक जी नाम जो कला प्रशंसक, कला प्रेमी आपको एक समय बाद में दे देते हैं। तो वो नाम जो धीरे धीरे मेरे मुझे मिला एक अवार्ड के रूप में, एक ऑनर के रूप में, वो नाम एक ब्लू पेंटर है। तो और अच्छा अच्छा उसी की झलक मेरी सारी पेंटिंग्स में नजर आती है। यस। जी जी जी, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। मुझे पहले शुरू में थैंक ये यू। लग रहा था, जब तक ये बात क्लियर नहीं थी, मुझे लगता था कि ब्लू पेंटर कोई एक एक कोई स्पेसिफिकेशन, जैसे डॉक्टरी कर ली उसके बाद में जैसे होता है ना सर्जन है कि ये फिजिशियन है, उस तरह से कोई चीज होगी। यस नहीं, ये बहुत। तो मैं अब इसके आगे आपसे जानना चाहता हूँ कि पेंटिंग की अगर अपन बात करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में, जो आज एक ये हाँ जी। वाले आज के जमाने में पेंटिंग का क्या भविष्य है और क्या कितना क्या अपन आप मतलब सर थोड़ा देखिए, इसके बारे में बताना चाहेंगे, पूरा इसकी यस यस मार्केटेबिलिटी, बिल्कुल। इसकी मैं अडेप्टेबिलिटी। आपको बताऊं, पेंटिंग्स का भविष्य सदियों से उज्जवल रहा है और आज भी उज्जवल है। और पॉजिटिवली देखा जाए तो अब और ज्यादा उज्जवल है। जिन कुछ कारणों से कुछ गरीब पेंटर्स या अच्छे कारीगर या अच्छी नामी सिंगर्स प्लेटफॉर्म्स पे नहीं दिख पा रहे थे, तो आज आप जैसे मंच के प्लेटफॉर्म से वो पूरी दुनिया के सामने। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ उनकी प्रसिद्धि में इजाफा हो रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है। आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड वाइड देखे जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो पेंटिंग्स हमें बहुत टाइम लगता था एक्सपेंसिव करने में, वो आज ऑटोमेटिकली डे बाय डे बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है और बहुत महंगी होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है, पेंटिंग्स का फ्यूचर, हर हर वो कला का फ्यूचर जो कि आज ऑनलाइन टेक्निक से जुड़ा है, फ्यूचर काफी ब्राइट है। और हम लोग भी, और आप ये देखिए कि ठीक है कई सारी बातें की जाती है, बट फिल्म फेस्टिवल्स, बड़ी बड़ी इवेंट्स में, बड़ी बड़ी ग्लैमरस फील्ड में, आर्ट फंक्शंस में, जितना भी आप फुटवर्क देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कला की चरम सीमा का ही प्रतीक चिन्ह है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अपनी घर से पैसे लाके और इन्वेस्ट कर रहा है और वो वहां पर अपना वो दिखा रहा है। वो शुरुआती दौर में हो सकता है, बट जो आप रेगुलरिटी सर्वाइव आप किसी आर्टिस्ट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेंटिंग्स के ही गुड फील्ड का नतीजा है। जी जी। तो शरद जी, इसमें जैसे आप जब पेंटिंग्स बनाते हो तो आप हाँ किस जी। तरह, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप ये बताओ कि आपको कैसे, कहां से, किस तरह विचार आता है, किस तरह की पेंटिंग बनाते हो, कैसे आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हो, फिर उसको किस तरह से आप कैनवास पे उतारते हो, वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताओ। मैं जितना भी पेंटिंग्स करता हूँ, मेरा जैसा मैंने आपको बताया कि एज ए ब्लू पेंटर मेरी एक छवि है, तो जितना भी मेरा पेंटिंग का क्षेत्र रहता है वो नीले रंग के आसपास रहता है।
लेकिन उसके जी। साथ साथ मैं सब्जेक्ट्स कई सारे नए लेता हूँ। मतलब कभी जैसे जी। मैंने द ब्लू एलिफेंट टाइटल लिया तो 16 फीट बड़ा आर्टवर्क था, जो चांदी के सिक्के से मैंने इंस्पायर करके किया था। तो वो लिम्का रिकॉर्डेड रहा, तो वो अपने आप में फेमफुल रहा। तो ऐसे जितने भी मेरी पेंटिंग्स होती है, चाहे वो महाराणा प्रताप पे हो, चाहे दुर्गादास पे हो, चाहे वो अंडर वाटर सीरीज पे हो, चाहे कंटेम्प्रेरी में हो, बट सब नीले रंग के इर्द गिर्द रहती है। और उसी में नई नई खोज, जैसे समुद्र के अंदर आप खोजने के लिए गहराई तक चले जाते हैं, ऐसे मैं नीले रंग के अंदर अपने आप को खोजने निकल जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है साहब। और फिर आपकी चैनल क्या रहती है जब आप ये बनाते हो? तो फिर आप एग्जीबिशंस लगाते हो, उसके माध्यम से आपकी पेंटिंग्स बिकती हैं? बिल्कुल, एग्जीबिशंस लगती है, ऑनलाइन प्रदर्शनियां, फिल्म फेस्टिवल्स, कई सारे इवेंट्स, बुक कवर पेजेस के लिए कई सारे राइटर्स के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इवन गैलरीज के अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट, म्यूजियम्स के अंदर आप एग्जीबिशंस के लिए म्यूजियम्स में भी कई कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे इवेंट्स, लाखों ऐसे इवेंट्स हैं। और इवन कई आजकल तो पेंटिंग्स आप ये देखिए टी शर्ट्स पे और कई तरह के प्लेटफॉर्म्स पे भी छप के आने लगी है। इवन कुछ दिनों पहले एक कारपेट कंपनी का मेरे पास कॉल आया था, तो वो चाह रही थी कि पेंटिंग्स को आप कारपेट पे उतारें। तो डिजिटलाइज फॉर्म में भी आजकल पेंटिंग्स बहुत ज्यादा कन्वर्ट होने लग गई है। तो फिर अब यहाँ शरद जी एक प्रश्न आता है कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गई है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब वो जो हाथ का पेंटर है उसके पास उसके हाथ से काम तो फिर डिजिटल चला जाएगा ना, वो तो मशीनों से हो जाएगा फिर वो काम। नहीं 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 सर, देखिए अभी इस क्षेत्र में, क्योंकि अभी 2 महीने में आप ये देखिए कि काफी सारे बदलाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग देख रहे हैं, है ना? तो ऐसा ही जब आपका कोई आर्टवर्क डिजिटलाइज किया जाता है तो आपको कॉपीराइट सेक्शन के तहत एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। आप कोई पेंटिंग गैलरी से खरीदते हैं तो ऐसा नहीं, उसके साथ में जितनी गाड़ी के कागज आते हैं उतने ही लाइसेंस और वो सब चीजें आपको ऑथेंटिसिटी लेटर्स तक गैलरी देती है ना? अच्छा। तो जब आप, हाँ, तो आप अगर जितने कारपेट, अगर आप अच्छी एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अगर आप किसी कंपनी से किसी भी डिजिटलाइज फॉर्म में आप अपने आर्टवर्क को बाजार में डाल रहे हैं, तो आपका रेवेन्यू वहां से उसको प्रमोट करता है और आपको उसका फायदा मिलता है बाकायदा। आपका आज अगर किसी बुक कवर पे, अभी कुछ दिन पहले साहित्य अकादमी की बुक कवर पे मेरा पेंटिंग आया, तो बाकायदा अंदर मेरा नाम भी आया, उसमें फोन नंबर भी आया। तो ऐसी कुछ चीजों से आर्टिस्ट अपने आप प्रमोट होता है और उसको फ्यूचरिस्टिक कई सारे फायदे मिलते हैं। हाँ जी। तो आपको जब जो जिसमें आपका लिम्का बुक के अंदर आपको दर्ज किया गया, वो क्या पेंटिंग थी उसके बिल्कुल, बारे में थोड़ा सा बताइए। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वाला आर्टवर्क मेरा शादी के टाइम पे मैंने किया था। 16 फीट बड़ा एक सर्कल कैनवास पेंटिंग था, उसमें द ब्लू एलिफेंट मैंने एक टाइटल किया था। यानी मेरी शादी के संबंध, राजस्थान में जो शादी में हाथी मंगाए जाते हैं, तो मैंने एक हाथी उसके अंदर कंटेम्प्रेरी रूप में दर्शाया था। और वो जयपुर आर्ट समिट में स्पॉटलाइट कैटेगरी में एक बार प्रदर्शित हुआ था 2016 में। और जी बहुत बड़ा आर्टवर्क है वो, आप इमेज में देखेंगे तो काफी बड़ा नामचीन आर्टवर्क है वो। हाँ जी। जी जी जी, वाह। और उसके अलावा जो आपको और भी कई अवार्ड मिले हुए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। मेरे को राजस्थान ललित कला अकादमी का स्टेट अवार्ड मिला, बहुत सारे अचीवमेंट्स डिफरेंट फील्ड्स में मिले मुझे, और सामाजिक क्षेत्र में मिले। कई सारे राजस्थान के कई सारे म्यूजियम, कोटा सांवरिया सेठ का म्यूजियम, दुर्गादास का जोधपुर का म्यूजियम, और इवन प्राइवेट कई सारी जगहों पे मेरे अचीवमेंट्स रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। ये देखिए, कोई भी पेंटर अगर ये आर्टवर्क अगर ये सोच के करता है कि उसको क्या अचीवमेंट मिले, तो अचीवमेंट तो मिल जाते हैं लेकिन उसकी जर्नी रुक जाती है। तो मेरा ये जो भी चीजें मैंने करी और जो भी अवार्ड्स मेरे को मिले, तो मैंने कभी अवार्ड्स के पीछे तो ध्यान दिया नहीं। मुझे मेरी कोशिश सिर्फ ये रही कि मैं एज ए ब्लू पेंटर अपनी एक आवाज लेके दुनिया में आया हूं, तो मैं अपने नीले रंग को ही सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं और वही मेरी पहचान बने। पर्टिकुलरली कोई अवार्ड मेरी पहचान नहीं बने, तो मेरा वही मकसद ज्यादा रहा। और जो प्यार एक ब्लू पेंटर के नाम के तौर पे मुझे मिला है आज तक, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी पेंटिंग्स जो है वो किस तरह की, कितनी तरह की बनाते हैं और उसमें क्या रेंज में होती है, वो थोड़ा सा उसका आइडिया, उसकी मार्केटेबिलिटी कैसे होती है? देखिए सर, कोई भी कंटेम्प्रेरी आर्ट हुआ है, शुरुआती दौर में जब आप कॉलेज टाइम में पढ़ते हैं, तो आप कई सारे कैंप्स वगैरह में, चाहे वो पेड कैंप्स हो चाहे वो अनपेड कैंप्स हो, वहां से आप धीरे धीरे जा जाके कई सीनियर्स आर्टिस्टों का काम देख देख के आप काम करना सीखते हैं।
देन आफ्टर जब आप उस काम को धीरे 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 कई एग्जीबिशन वगैरह में लगाते हैं, जैसे जवाहर कला केंद्र वगैरह में लगती है, फिर आपको एक मार्केट में आपको एक थोड़ी थोड़ी पहचान मिलने लगती है। फिर जब आप गैलरीज के पार में, आज तो कई डिजिटल फॉर्म्स आ गई है कि भाई ठीक है, पेंटिंग की फोटो भी भेजनी है तो व्हाट्सअप कर देंगे तो इजीली हो जाएगा। मैं उस जी। टाइम पे रहा हूँ जब एक रोल वाला कैमरे आते थे, और हाँ। रोल 36 फिल्म का रोल प्रिंट करवा के फिर हम एक एक फोटो गैलरी में ले जाके दिखाते थे। तो उस समय वो पेंटिंग्स दिखाई जाती थी, फिर बोलते थे कि हाँ चलो ये लेके आना। तो वो एक अलग दौर था, और उस समय से मैंने अपना करियर चालू करा। और जब वो पेंटिंग्स वहां जाती है और धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है, आपकी जर्नी बढ़ती है, तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी एक इंडियन लेवल पे, इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट के लेवल पे आपकी पहचान बनने लग जाती है। यानी अभी वाह। नो, हाँ, आप पूरे देश में कहीं से भी पेंटिंग खरीदेंगे तो आपको, अगर उसका किसी भी आर्टिस्ट का एक अच्छा पोर्टफोलियो है, तो आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वो पेंटिंग मिलेगी। बहुत बढ़िया। और इसमें हाँ जो जी। ये जो इंटरमीडिएट होती हैं, जो मतलब आर्ट गैलरीज होती है, वो एक तरह से आपके सब सब मतलब प्रमोटर्स हो गए, आपकी पेंटिंग को आपसे लेकर के और एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए ये आर्ट गैलरीज बीच पे काम करती हैं। देखिए, आर्ट गैलरी पर्टिकुलर अपने आप में 10 से 15 लोगों को एक टीम के अंदर जोड़ के रखती है। यानी अच्छा। आपकी पेंटिंग, एक पेंटर जब अपनी पेंटिंग बनाता है, उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, यानी आप जैसे लोग भी हमारी पेंटिंग्स को प्रमोट करने के भागी बन जाते हैं। यानी कहीं ना अच्छा। कहीं आप अगर हमारे बारे में किसी को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे बारे में सर्च कर रहे हैं और हमें ढूंढ रहे हैं कि ये पेंटर है तो कौन सा पेंटर है। तो हम हाँ। अकेले पेंटिंग बनाने के बाद अमर नहीं होते हैं, हमारे ऊपर कम से कम 10-15 लोगों का जो काम होता है, राइटर्स का काम होता है, बुक पब्लिशर्स का होता है, कैटलॉगिंग्स का होता है, इवन फोटोग्राफी का होता है, वीडियोग्राफी का होता है। तो ऐसे 10-15 मेंबर्स, मार्केटिंग में डिस्काउंट देने का होता है, कई बार कैलकुलेशन का होता है, तो वो सब मिला के हम लोगों को एक दिखाया जाता है ऐसे। जी जी जी। तो अब मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो ये अभी जो ये कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी का बिल्कुल। प्रभाव जो लगभग हाँ। हर क्षेत्र पे पड़ रहा है, इस हाँ जी। इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ज्यादा डिटोरिएट होती चली जा रही हैं, आगे आने वाला जो समय है उस समय में कैसे देश की इकोनॉमी वापस से पटरी पे आएगी, ये बहुत बड़ा सर प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक मैं आप सर एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा, हमने अभी 2 महीने में करोड़ों रुपए का, आप हम मैं महसूस कर रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर हमने करोड़ों रुपए का जो फंड है, हमने ऑनलाइन के द्वारा हमने नामचीन आर्टिस्टों को, लोगों को दिखाया, और हमने महसूस कराया कि इतने बड़े बड़े लोग हैं। अगर हम इनको, हमारी आर्ट को, हमारे देश की गवर्नमेंट अगर इसी आर्ट को, यानी जो आप और मैं संवाद कर रहे हैं, इस वैल्यूएबल आर्ट को अगर टेक्नीशियंस के थ्रू बुक माई शो, अमेजन प्राइम, ये क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स, ऐसे माध्यमों से जोड़ती, तो आज आप और मैं जो ये अभी सेमिनार कर रहे हैं, इसका भी पैसा कमा रहे होते। तो हम लोग वैसे, हाँ। हम लोग आर्ट के मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं, बट सिर्फ एक थोड़ा सा कोलैबोरेशन ना होने की वजह से हमारे देश को, हम इतना सब कुछ करने के बाद भी लास्ट में पैसा नहीं दे पा रहे हैं और न खुद कमा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नीशियंस से हमें जोड़ना चाहिए, इवन नेट ऐसे माध्यमों से हमें ये जोड़ना चाहिए। इवन पेंटिंग्स को भी, अगर मैं यूट्यूब वगैरह पे, कहीं भी फेसबुक वगैरह पे कोई भी पेंटिंग डालता हूँ, तो गवर्नमेंट का एक वाटर मार्क मुझे दिया जाना चाहिए। यानी अगर कोई भी इंसान उस पेंटिंग को डाउनलोड या कॉपी करने की कोशिश करता है, तो 1 रुपए या 2 रुपए मेरे खाते में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता जाए। जब वो कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है और व्यूज दिखा सकता है कि लाखों व्यूज मेरे वीडियो पे आए हैं, तो क्यों ना लाखों रुपए मेरे अंदर ट्रांजैक्शन किया जाए। तो ऐसे टेक्नीशियंस को हमें जोड़ना होगा आर्ट के माध्यम से, ताकि देश का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। शरद जी, यहाँ पर मेरा यहाँ सवाल, जैसे यूट्यूब की आप बात कर रहे हो या अपन ऐसे एंटरटेनमेंट के और जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी हाँ जी। वेब सीरीज के रूप में बहुत सारा एंटरटेनमेंट इस टाइम बेच रहे हैं, जैसे उसमें नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, और भी ऐसे असंख्य असंख्य मीडियम आ रहे हैं जो कि मल्टीमीडिया के बिल्कुल। हैं। वहां पर यदि यूट्यूब पे मेरा कोई आर्ट, मेरा गाना है मान लीजिए, तो मैंने गाना हाँ अपना जी। अपलोड किया, उसके अंदर उसके ऊपर अगर कुछ व्यूज आते हैं, उसको मैंने मोनेटाइज कर रखा है, और अगर वो हाँ जी। मोनेटाइज्ड आर्ट वर्क है, मेरा कंटेंट है, तो उसके ऊपर आने वाले व्यूज से मुझको कुछ ना कुछ परसेंट रेवेन्यू आज भी मिलता है, अभी मिलता ही है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। यहाँ प्रश्न ये है कि इतना मीगर होता है, वो इतना कम होता है। जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत ब्लॉग कर रहे होते हैं इधर से उधर, वो
दुनिया दिखा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कोई फूड के ब्लॉग्स हैं, इतने सारे व्लॉग्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं कि यदि मान लीजिए इस प्रकार की कोई एक व्यवस्था डेवलप होती है, तो वो व्यवस्था अपने आपके जैसे पेंटर्स हैं, इस वाली कला की विधा को किस तरह से सपोर्ट करेगी, वो इसके लिए कैसे हेल्पफुल साबित होगी? सर बहुत ज्यादा, मैं आपको बताया कि कॉपीराइट सेक्शंस में हम लोगों को काम करने की काफी जरूरत है। दूसरा, मैंने आपको यही बताया कि अगर मैं कोई भी आर्ट वर्क का इमेज अगर अपलोड करता हूं, तो उसका पर्टिकुलर हमें टेक्नोलॉजी से, टेक्नीशियंस से मदद लेके उसको एक रेवेन्यूज के अंदर कलेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर कोई भी मेरा यूज कर रहा है कोई भी आर्ट वर्क, तो ऑटोमेटिकली वो पहले यूज करने से पहले पेड हो जाए। और आप जो बात कर रहे हैं कि यूट्यूब पे हमें पैसा कम मिल रहा है, उसका कारण ये है कि चाइना, आज आप चाइना की बात करें, उनकी खुद की अपनी अर्थव्यवस्था है, वो खुद अपने चैनल्स और वो सब सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो काफी हद तक अपने जितने भी ऑनलाइन माध्यम है उससे वो कमा भी रहे हैं। तो हमें खुद को भी अपने आर्ट की कद्र करनी पड़ेगी, और जो कि आज देश की जो इतनी पुरानी कलाएं आप हम सब मिलके आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसपे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ कुछ बेसिक बातों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि स्कूल की जो शिक्षा है, अभी वहां पर अभी भी संगीत और ड्राइंग की कमी है। तो मेरी इच्छा ये है कि बचपन से अगर आप बच्चों को इस चीजों में इंटरेस्ट आप जागृत करेंगे, तो वो कल को इसके डायनेमिक वो सीन्स और ला पाएंगे समाज के सामने। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। उसमें बस बात, जो मेरा एक प्रश्न है, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। कला बिल्कुल अपनी जगह पर है, मैं इस चीज का बिलीवर हूं कि हमेशा दो चीजों को क्लब करना बहुत जरूरी हो जाता है। कला बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी पूरी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन क्यों आज जो नई जनरेशन है वो इन चीजों के प्रति क्यों नहीं झुक रही है, क्यों नहीं जा रही है, उसका कारण उसका ये है कि उसके साथ रेवेन्यू का कोई जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। सर रेवेन्यू दिखाना पड़ता है, रेवेन्यू जब दिखाया जाता है आपको, आज इंजीनियरिंग फील्ड में रेवेन्यूज दूर से नजर आता है। तो ऐसे ही कि आप ये देखिए पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी फॉरेन ट्रिप करते हैं तो वहां पर कोई बैंक देखने नहीं जाते, आप वहां के म्यूजियम्स देखने जाते हैं, थिएटर देखने जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं। तो हमें भारत सरकार को ये समझना होगा कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं आर्ट के अंदर छुपा है, और देश के जितने भी आईटी सेक्टर्स के जो अपकमिंग चाइल्ड्स हैं उनको ये बताना होगा। आज इंजीनियर को ये पढ़ाया जाता है कि तुम फाइन आर्ट वालों की तरह सोचो, लेकिन फाइन आर्ट वालों को ये नहीं बोला जाता है कि तुम इंजीनियर वालों से दोस्ती करो। तो वो कहीं ना कहीं जो गैप आ रहा है वो हमें गवर्नमेंट के थ्रू फिलअप करना पड़ेगा, और स्कूलिंग से ही दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कोलैबोरेट करके एक डायनेमिक प्रोग्राम्स ला पाएंगे। नहीं, अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छा लगा। आप और विदेशों में कहाँ पे अपनी प्रदर्शनी कर चुके हैं, एग्जीबिशंस कर चुके हैं? सर मेरा मॉस्को में, मलेशिया में और प्राइवेट कलेक्शंस में। अभी कुछ दिन पहले मेरा है ना, क्या कहते हैं, अमेरिका में एक शो अभी ऑनलाइन चला है, क्योंकि पेंटिंग्स तो इस समय जा नहीं सकती थी। और इवन ऐसा नहीं है कि मैंने पेंटिंग्स को सिर्फ कैनवास तक ही सीमित रखा। अभी कुछ दिन पहले मेडिटेशन के ऊपर भी मेरा 1 घंटे का पेंटिंग्स का वीडियो विजुअलाइज करके इंग्लैंड के एक डारेन संगीता है, उन्होंने अभी जारी किया कुछ दिन पहले। जयपुर के एक न्यूज़पेपर में भी उसका बड़ा आर्टिकल आया था। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। और इवन मैंने वही बताया, कोल्ड ड्रिंक्स की जो ढक्कन होते हैं, आप ये देखिए कि बेसिकली जो कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन आप अगर मार्केट में देंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। तो ऐसे ही अगर जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई इमेज को आप लिंक भेजिए, लिंक फ्री होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई आपकी पेंटिंग का इमेज डाउनलोड करे तो यूआरएल के थ्रू आपके खाते में भले ही 1 पैसा आता जाए, लेकिन धीरे धीरे आना चालू हो जाए। तो ऐसी व्यवस्थाएं जब बनेगी संगीत की और म्यूजिक की, थिएटर्स की, इवन थिएटर्स भी नेटफ्लिक्स और जो मैंने आपको बताया वहां से अगर कनेक्ट होंगे, तो आज मुझे लगता है कि लास्ट 2 महीने के अंदर जितने भी हमने ऑनलाइन माध्यम से इतना वो जनरेट किया वॉल्यूम पूरा वर्ल्ड इस समय भारत को देख रहा है कि यहाँ पर इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 महीने में हम करोड़ों रुपए देश को वैसी सेवा के रूप में दे चुके होते, अगर हम टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके होते तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी से जोड़ के आर्टिस्टों को बहुत आगे जाने की जरूरत है। और नो डाउट मैं इनमें कभी विस्तार से बहुत सारी चीजें, वेब पेजेस और गवर्नमेंट की रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स पे आप प्रिंट करके आर्ट को, और इवन आप थिएटर्स के बारे में बता के, रेलवे टिकट सर एक दिन में लाखों करोड़ों जनरेट होते हैं।
तो क्यों ना हमारा प्रचार उनके टिकट्स पे किया जाए, जबकि हमारे बारे में एक लाइन लिखना काफी है। तो मुझे तो लगता है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं आर्ट के अंदर, और जितना करेंगे उतने महंगे होते जाएंगे, सस्ते नहीं होंगे। अरे वाह। हाँ, तो मतलब नए जमाने की सोच से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा बढ़ना लगता है। पड़ेगा सर, बिल्कुल। और पॉजिटिवली, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट ठप हो जाएगा, हम नेगेटिव बातें करें और देश में ये सोचे कि कोरोना के बाद में क्या कमा के खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा फेमफुल होंगे हम उतने महंगे होंगे, ये सोच के आगे बढ़ेंगे तो होगा। कोरोना के बाद में आपको क्या लगता है कि कोरोना के बाद जो ये व्यवस्थाएं हैं ये कैसे, मतलब इस कला के क्षेत्र में कैसे पटरी पे आएंगी? अभी आपको कैसे अपने को आगे बढ़ना सर, चाहिए? कला के क्षेत्र में देखिए अभी चेंजेस हो गए हैं। जो लोग पहले एग्जीबिशंस में किसी कारण से नहीं आते थे, अब उनके पास में एक बहाना हो गया है। अब आप आर्ट बायर्स को बुलाएंगे भी सही, तो भी क्या होगा कि वो एक बहाने के तो बने नहीं, अब वो बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ये सच भी है। तो बेटर ये है कि उनको ऑनलाइन माध्यम से ही, आपके अच्छे वर्चुअल वीडियो से, आपके अच्छे पोर्टफोलियो से आप उनको टच में रखें और इरिटेट ना करें। आप किसी भी चीज से जुड़ते हैं टेक्नोलॉजी से, अगर आप बहुत ज्यादा, सपोज आपके नंबर मेरे पास है, अगर मैं आपको रोज सुबह शाम पेंटिंग भेजूंगा, आप इरिटेट हो जाएंगे। आप अपना एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स बनाएं और महीने में एक बार टच करें, जो कि टचेबल हो और आपको छू सके। क्या बात है, ये वाली बात मुझे हाँ आपकी पसंद आई कि इरिटेट ना करें। क्योंकि अभी बिल्कुल। अभी ऐसा ही हो गया है कि अगर जैसे आज आज आप देखें तो सोशल मीडिया पे या जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, इसमें वो जो कलाकार जो है ना वो कुछ भी अपना करके, क्योंकि क्या हो गया कि वहां पर कोई बेंचमार्किंग भी नहीं रही। तो अभी क्या, हाँ किसी जी, भी तरह का किसी भी लेवल का कोई भी है, वो बस कुछ भी चीज अपनी तैयार करता है और उसको अपलोड कर देता है। तो आज जल्दबाजी ना जहां करें। पर गूगल गूगल जो है वो बहुत ज्यादा हमको सुविधाएं प्रोवाइड करता है, वहीं गूगल एक ऐसी स्थान भी है जहां पर कोई भी, जैसे आज मैं मैनेजमेंट शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मान लीजिए कोई एक पेपर, मैंने लिखा, कोई एक रिसर्च पेपर लिखा, हाँ, वो रिसर्च पेपर कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं और एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उस रिसर्च पेपर को लेके और गूगल के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइट पे डाल दूं। अब आप ये समझें कि वो इतनी जगहों पे निरस्त हो गया, रिजेक्ट हो चुका, पर मैंने उसे गूगल पे डाल हाँ, दिया। तो ये जो एक चीज बिल्कुल। है ना, आज कला के क्षेत्र में भी यही कहानी बन रही है कि जैसे मैं गाना गाता हूँ, अब मैं इतना सर बेकार ये, गाना गा रहा हूँ, मेरा गाना अच्छा भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं उसको वहां भी डाल रहा हूँ, यूट्यूब भी डाल रहा हूँ, फेसबुक भी डाल रहा हूँ, और सुबह दोपहर शाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी डाल रहा हूँ। तो अब ये चीज है, इसके लिए क्या बेंचमार्किंग होगी इसमें? वो जो कला का किस तरह से एक वो चीज किया जा रहा है, बहुत सारे प्रश्न हैं एक्चुअली, और इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है अभी, बिल्कुल। काफी लंबी और चर्चा इस बात पे लेकिन। इवन सर, जब आप ये देखिए, आज हम रिचार्ज कराते हैं टीवी चैनल्स का। अभी मैंने आपके जी काफी सारे सेशंस देखे, म्यूजिक्स के, थिएटर्स के, उसमें बात हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो जब हम जी टीवी चैनल्स पे सोनी टीवी या कोई भी चैनल को लगाते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर हमें पैसा चुकाना होता है। तो क्यों ना जो आप जी और मैं बातचीत कर रहे हैं, हमें भी इसका रेवेन्यू मिलना चाहिए, और हम ऐसे माध्यमों से जुड़े। मतलब जी इवन इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आधे लोग तो फ्री के माध्यम में जा रहे हैं और आधे लोग क्या कहते हैं, पेड में जा रहे हैं। गवर्नमेंट खुद जी एक प्लेटफॉर्म तैयार करे, अपनी एक डाटा तैयार करे कि आज के बाद में मोदी, मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी वहां से ऐलान करें कि आज के बाद में मेरे देश का एक भी आर्टिस्ट फ्री ऑफ चार्ज कहीं नहीं दिखेगा, जहां भी दिखेगा पैसे से दिखेगा। तो ऑटोमेटिकली आप और मैं, ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, हर जगह जनरेट कर पाएंगे। और इसके लिए सेमिनार्स ले, टेक्नोलॉजी से जोड़े, आप जितनी भी व्यवस्थाएं और चीजें होती है, आप छोटा जैसे आरसीआईटी का प्रोग्राम, आज पुराने जो टीचर्स थे उनको इस उम्र में कराया जा रहा है। तो क्यों ना आर्टिस्टों को जी। भी उनके बेटर फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट करवाए। हाँ, मतलब मैं अपने अगले अगले कला जो मेरे दूसरे सत्र के कलाकार हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो तैयार रहें इसमें एंटर एंटर होने के लिए अब। और मैं आपसे बात करूंगा कि बिल्कुल। हमें बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर अपनी निर्भरता रखने की भी शायद उतनी नहीं, हमें कुछ ऐसे भी समीकरण तैयार करने पड़ेंगे, तलाशने पड़ेंगे, जिसमें हम अपने आप में, जैसे एक आत्मनिर्भर की बात हो रही है आजकल, हम अपने आप में भी कुछ इस तरह के एवेन्यूज और कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज तैयार करें। गवर्नमेंट हमें करके दे वो तो अच्छी बात है, हमें करना ही चाहिए, एक सर सहारा मिल जाए तो अब हमको सर सेल्फ सस्टेनेबल। आप और मैं आज दुनिया के सामने जो ये बातचीत कर रहे हैं, अगर ये भी गवर्नमेंट एज ए एग्जाम्पल या एज ए एडवाइस अगर अटेम्प्ट करती है,
और अपनी एक पर्टिकुलर डेली की जो टीम होती है उसके साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं, तो नो डाउट उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है साहब। मैं गीत संगीत भट्ट जो हमारे अगले सत्र के जिनके संग मुझे चर्चा करनी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अब चेक इन करें। तो शरद जी, काफी अच्छी चर्चा हाँ जी। रही, और मैं हालांकि इस पेंटिंग के क्षेत्र में बिल्कुल दखल नहीं रखता हूं, मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, पर मैंने कई सारी चीजें देखी। पेंटिंग्स जो हम किन फॉर्म्स में, जैसे हम आपने बताया कि कॉइन के रूप में आपने उन आर्टवर्क्स को बनाया है, तो ऐसे हाँ किस जी। फॉर्म में है, किस किस ट्यून में रेवेन्यू देता है हमें, किस हमें कितना मैंने आपको रेवेन्यू से? बताया कि देखिए, जितने भी आज आर्ट के अंदर पेंटिंग्स जो है, आप जो जनरल कैटेगरी की बात करें, वो आज भी सोना चांदी और लैंडमार्क पे इन्वेस्ट करने की बात करता है। लेकिन जो अपर क्लास है, वो पेंटिंग्स की बहुत अच्छी समझ रखता है, और उसको पता लगता है कि देश में कौन आर्टिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स में अच्छा काम कर रहा है, तो वो बाकायदा आपके ऊपर एज ए इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो पेंटिंग आप वो 50,000 में आज खरीद रहा है, तो वो आने वाले टाइम में कई जगहों पे 5-5 लैक्स में, 10-10 लैक्स में आप कन्वर्ट होती नजर आती है। इसके पीछे सीए का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। चार्टेड अकाउंट से हमारे आज आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें चार्टेड अकाउंट्स से भी बहुत ज्यादा कोऑपरेशन मिलता है, गैलरी से मिलता है। तो ये सब बातें मैंने आपको बताया कि हम अकेले नहीं होते, हमारे ऊपर 10-15 लोग होते हैं जो हमें उस लेवल तक पहुंचाते हैं। और फिर जब, और आज कोई भी फैक्ट्री या कोई भी किसी भी चीज का मालिक, आज बड़े लोग जो, आज अगर उनको लॉस भी आता है किसी कारण से, अभी कोरोना के टाइम पे अगर सपोज किसी बड़े आर्ट बायर को कोई लॉस भी आया है, तो वो तुरंत क्या करेगा, वो 60-70% के अंदर वो गैलरीज के अंदर वापस उसी पेंटिंग को, चाहे हुसैन की हो, चाहे रजा की हो, चाहे किसी नामचीन आर्टिस्ट की हो, उसको वापस देने के लिए बात करता है। तो जैसे ही वो वापस बात करेगा, तो उसको 70-80 लैक्स का प्रॉफिट वहां से मिल जाता है, जबकि उसने वो 10 साल पहले 10 लाख की, 5 लाख की ही खरीदी थी। तो ऐसे उनका अपना एक स्टेटस लेवल वो मेंटेन रहता है। जैसे हम लोग गोल्ड की वैल्यू समझते हैं, वैसे काफी जो लिटरेसी फील्ड वाले लोग होते हैं, वो पेंटिंग्स की वैल्यू समझते हैं। और एक ब्रांडिंग होती है। अभी मैंने कुछ फिल्म अभिनेताओं को देखा कि उनके पीछे बैकग्राउंड में कुछ आर्टवर्क्स लगे हुए थे, तो वो अपने आप में एक नामी आर्टवर्क्स है, क्योंकि वो अब वो आर्टवर्क्स देख के ही हम जैसे लोग या बहुत सारे लोग पहचान जाते हैं कि ये तो वैकुंठम का है, या ये लक्ष्मण गौड़ का है, या किसी नामी पर्सन का है। तो ये सब बातें धीरे धीरे चालू हो जाती है, और उसी में रेवेन्यूज काफी छुपे होते हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया शरद जी आपसे चर्चा करके, बातचीत करके, और मैं आपसे संपर्क में रहूंगा, मैं आपके भी संपर्क में आया। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, आप बिल्कुल, शो पे आए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपन मिलेंगे। बिल्कुल। थैंक या ये हमारे साथ थे शरद भारद्वाज जी, और अब मैं दूसरे सत्र की शुरुआत कर रहा हूं। अभी कुछ ही समय में हमारे बीच महेश जोशी जी जुड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी एक कार्यक्रम में हैं, उनका भी पीछे से मेरे को खबर आई है, तो जुड़ेंगे। तब तक हम अपना आगे का सत्र प्रारंभ करते हैं, और इस आगे के मेरे सत्र में